Hello students, myself Rubina Chaudhary, and today we are back with one more lecture of life process in living organism part 2. Student, in our previous lecture we have discussed about menstrual cycle, and after discussing menstrual cycle we are done with the part of sexual reproduction. We have discussed male reproductive system, then female reproductive system, how fertilization, gamete formation takes place along with development of child. Now student, today we are going to talk about modern technology of a reproduction, how modern technology is helping in the process of a reproduction. So student, we all know कि reproduction जो है ये एक बहुत important process है। हर एक living organism के लिए अपने स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन और दूसरे जनरेशन से उसे आगे ले जाने के लिए रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। बट ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई मेडिकल कंडीशंस की वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो पहले क्या होता था, ऐसे कपल्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी एंड दे वर स्टेराइल थ्रू आउट देयर लाइफ, और उनके पास उनके किड्स नहीं होते थे। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन रिप्रोडक्शन देयर आर वेरियस न्यू टेक्नोलॉजीज़ कमिंग, और वो रिप्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ईजी कर देते हैं। तो सबसे पहले हम उन कपल्स के बारे में बात करेंगे जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले पाते हैं और उसके क्या रीज़न्स होते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। फिर हम ये देखेंगे स्टूडेंट कि किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उनको हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ऐसे कपल्स को किस तरह से रिप्रोडक्शन किया जा सकता है सो दैट दे गेट देयर ओन चाइल्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है मेल में और क्यों मेल जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब दो एज अ कपल मेल के लिए भी इट इज़ नेसेसरी कि वो स्पर्म्स को कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता रहे, ताकि ड्यूरिंग एजैकुलेशन स्पर्म जो है वो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर एंटर हो जाए। तो मेल का जो काम होता है स्टूडेंट, मेल का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ अ स्पर्म्स। बट ऐसे कुछ मेडिकल कंडीशंस भी देखने मिलते हैं जहाँ पे मेल जो है वो स्पर्म्स को बहुत लेस अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ऐसे मेल्स होते हैं ड्यू टू सम बायोलॉजिकल कंडीशन दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स इन अ इनफ क्वांटिटी। अब जैसे कि हमने बोला था, एक सिंगल इजैकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म्स के अराउंड एक बार में मेल जो है वो रिलीज़ करता है, बट ऐसे मेडिकल कंडीशंस में स्पर्म काउंट लेस हो जाता है। तो जब स्पर्म काउंट लेस हो जाता है स्टूडेंट, तो इस कंडीशन में अगर मेल और फीमेल का इंटरकोर्स होता भी है, कॉपुलेशन होता भी है, तो उस टाइम पे स्पर्म्स जो है वो फीमेल के जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना था, मतलब ओविडक्ट में, फॉर एन एग्जाम्पल अभी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ ये देख लिया है कि हमें ये ओवम है। ओके स्टूडेंट, और ओवम में स्पर्म्स को एंटर करके आना है और कहाँ पे पहुँचना है, ओविडक्ट में। 300 मिलियन स्पर्म्स में से कुछ ही ऐसे एकाधा स्पर्म्स होते हैं जो यहाँ पे पहुँच पाते हैं, और फर्टिलाइजेशन तो सिर्फ एक स्पर्म करता है, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर स्पर्म का काउंट कम होता है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये स्पर्म ओविडक्ट तक पहुँचे ही ना, और अगर स्पर्म ओविडक्ट तक नहीं पहुँचता है बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। फीमेल का जो ये एग है वो 24 आवर्स तक वेट करेगा और फिर वो ऑटोमेटिकली डीजनरेट हो जाएगा। ऐसे केस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो पहला रीज़न जो होता है बेटा मेल के टर्म्स में, वो रीज़न होता है लेस स्पर्म काउंट।
लेस स्पर्म काउंट ड्यू टू एनी बायोलॉजिकल कंडीशन। अगर मेल के बॉडी में स्पर्म्स कम बन रहे हैं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होती है कि अगर बहुत कम स्पर्म्स बन रहे हैं तो वो फीमेल के ओविडक्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, और ऐसे कंडीशन में भले ही ओवम हर महीने आ रहा है फीमेल के बॉडी में, बट अब वो क्या वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और ये एग जो है 24 आवर्स तक वेट करके वो दोबारा से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डीजनरेट हो जाएगा। तो ये पहला रीज़न है कि एक कपल स्टेराइल हो सकता है, लेस स्पर्म काउंट। अब कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जहाँ पे मेल बिल्कुल ही स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो वी विल कंसीडर इट एज वन ऑफ द सेम रीज़न। ये प्रॉब्लम हुआ मेल के साइड से। नाउ वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ फीमेल। फीमेल किस तरह से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या वो कौन से ऐसे कंडीशंस है जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, लेट अस सी। अब स्टूडेंट हमने देखा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, हमारे प्रीवियस लेक्चर में, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हमने देखा था कि डे 14 पे ओवेरी में से एग किधर आ जाता है बच्चा, ओविडक्ट में आ जाता है, और डे 14 का जो ये दिन होता है उसे डे ऑफ ओव्यूलेशन भी बोला जाता है, या ओव्यूलेशन फेज भी बोला जाता है। अब किसी भी कपल के लिए रिप्रोडक्शन करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स या कॉपुलेशन का टाइम है वो डे 14 है, क्योंकि डे 14 से लेके डे 15 तक फीमेल के बॉडी में ये जो एग है ओविडक्ट में रहेगा। तो बेटा ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं फीमेल में, कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनके बॉडी में ये जो ओवेरी में से एग आना चाहिए ओविडक्ट में वो नहीं आ पाता है, ओविडक्ट में एग नहीं आ पाता है। और अब अगर ओविडक्ट में एग ना आए, कोई एग नहीं है, और मेल बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट में स्पर्म्स रिलीज़ कर रहा है, तो स्पर्म्स यहाँ पे आ भी जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन जो है स्टूडेंट्स वो नहीं होगा। तो फीमेल में ड्यू टू सम प्रॉब्लम वो क्या होता है, ओविडक्ट से एग्स नहीं आते हैं, कहाँ पे, ओवेरी से एग्स नहीं आते हैं, कहाँ पे, ओविडक्ट में। ये एक पहला कंडीशन होता है जिसकी वजह से फीमेल जो है वो रिप्रोडक्शन वो फर्टिलाइज नहीं हो पाती है। तो सेकेंड रीज़न के बारे में, ये जो रीज़न था लेस स्पर्म काउंट का, इट वाज विथ रिस्पेक्ट टू मेल। अब जब हम फीमेल के बारे में बात करेंगे तो फीमेल में क्या होता है बेटा, फीमेल में eggs, or you can call it as ovum, eggs from ovary are unable to come in oviduct। ओवेरी से लेके एग ओविडक्ट में नहीं आ पाते हैं, एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है। इसमें फीमेल बिल्कुल ही फर्टिलाइज नहीं हो पाती है। एक ये भी कंडीशन है, और स्टूडेंट आप लोगों ने ऐसे भी कंडीशन सुने होंगे जहाँ पे यू विल सुना होगा कपल से कि वो प्रेगनेंसी 1-2 महीने के लिए होती है, एंड आफ्टर दैट मिसकैरेज हो जाता है, या फिर फर्टिलाइजेशन वो ज़्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं हो पाता है। तो बेटा हमने ऐसे भी कंडीशंस देखे थे जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा था, या जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, तो हमने बोला था रिप्रोडक्शन के लिए ओवम यहाँ पे है और स्पर्म्स यहाँ पे आएंगे, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होके क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट इज़ अ यूनिसेलुलर बेटा। अब क्या होगा, जाइगोट बनने के कुछ दिन तक वो यहीं पे रहेगा, कहाँ पे, ओविडक्ट में। अप्रॉक्स 7 दिन तक वो ओविडक्ट में रहते हैं। धीरे धीरे सेल डिवीज़न हो रहा है, और सेल डिवीज़न होने की वजह से इनकी जो साइज़ है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। और जो ये पाइप है इट इज़ अ नैरो पाइप, और नैरो पाइप होने की वजह से ये अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाते हैं। तो सीलिया जो है एक ब्रश लाइक बॉर्डर होता है, वो इस जाइगोट को नीचे की तरफ पुश करता है, और अब तुम्हारा जो ये जाइगोट है नाउ विच इज़ गोइंग टू बी एन एम्ब्रियो, वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
ऐसे भी कुछ फीमेल्स होते हैं बेटा जिनका यूटेरस इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो किसी भी चाइल्ड को या किसी भी एम्ब्रियो को होल्ड कर सके। यूटेरस आर अनेबल टू होल्ड एम्ब्रियो, और ऐसे केस में क्या हो जाता है, क्योंकि बच्चे ये यूटेरस अनकैपेबल है, आफ्टर 1.5 मंथ जो है मिसकैरेज हो जाता है एंड दैट फीमेल जो है शी लूजेज हर चाइल्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दूसरा केस था जहाँ पे हम ये देखते हैं कि फीमेल जो है वो रिप्रोडक्शन में आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। यही दो रीज़न मोस्टली आप देखोगे। ऐसे कुछ कपल्स होते हैं जो कंटिन्यूसली कंसीव करने की कोशिश करते हैं, बट आफ्टर 1.5 मंथ व्हाट हैपन्स, वो मिसकैरेज हो जाता है एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि जो फीमेल का यूटेरस है वो कैपेबल नहीं होता है उस किड चाइल्ड को होल्ड करने के लिए, उस एम्ब्रियो को होल्ड करने के लिए। और पहला रीज़न जिसमें फीमेल फर्टिलाइज ही नहीं होती है, तो उसका रीज़न ये है कि ओवेरी से जो ओवम आना चाहिए था वो ओवम आ ही नहीं रहा है ओविडक्ट में। तो भले ही स्पर्म टाइम टू टाइम आ रहा है बट फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो सेकेंड रीज़न इन टर्म्स ऑफ फीमेल वी आर कॉलिंग इट एज अ यूटेरस is not capable to hold embryo। यूटेरस जो है वो एम्ब्रियो को होल्ड नहीं कर पा रहा है। ये जो सेकेंड और थर्ड कंडीशन है दे आर विथ रिस्पेक्ट टू फीमेल, और मेल के अंदर एक ही कंडीशन है, लेस स्पर्म काउंट और नो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो पहले ये होता था बेटा, ऐसे कपल्स जिनको ये प्रॉब्लम है, लाइक मेल, ऐसे मेल जो अपने बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में स्पर्म्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, वो फीमेल जिनकी ओवेरी से एग ओविडक्ट में नहीं आ रहा है, और वो फीमेल्स जिनका यूटेरस इतना कैपेबल नहीं है कि वो एम्ब्रियो को होल्ड कर सके, वो हमेशा स्टेराइल रह जाती थी और ये कपल्स हमेशा चाइल्डलेस रह जाते थे। बट नाउ स्टूडेंट, जैसे कि टेक्नोलॉजीज़ इन्हांस हो रही हैं, अब बहुत सारी ऐसी भी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जो कपल के लिए बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं कि वो इन तरह से भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अभी तक हमने जो 3 रीज़न्स देखे थे वो ये 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एक कपल जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, दैट इज़, तुम सबने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी करके या IVF। वेरी इम्पॉर्टेंट और वेरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो है। तो सबसे पहले हमने जिसके बारे में बात करनी है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट IVF, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन इज़ समथिंग, विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब, और ऐसा टेस्ट ट्यूब जिसका जो कंडीशन होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है टू द यूटेरस ऑफ अ मदर। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज़ नथिंग बट अ फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इन अ टेस्ट ट्यूब। तो इट इज़ अ, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ टेस्ट ट्यूब fertilization. You can also call in vitro fertilization as test tube fertilization. अब बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कौन से कपल्स, हमने ये 3 प्रॉब्लम्स देख लिए कि ऐसे कपल्स जो है वो खुद का उनको प्रॉब्लम हो रही है रिप्रोडक्शन में। तो अब इसमें से कौन से कपल्स हैं जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए जा सकते हैं, लेट अस सी। अब देखो बेटा, एक मेल है जो प्रॉपरली स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है, मेल को कोई प्रॉब्लम, इसमें भी 2-3 कंडीशंस है, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम वन बाय वन। सबसे पहले मेल है जो प्रॉपरली स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर रहा है, बट फीमेल जो है उससे प्रॉब्लम है एंड दैट इज़ उसका जो ओविडक्ट में से एग ओविडक्ट के अंदर एग आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी ये फीमेल का हमने
ओके। अब एग जो है वो ओवेरी में तो प्रेजेंट है, एग इज इनसाइड द ओवेरी, बट वो एग ओविडक्ट में नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे कपल्स जो है वो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए जा सकते हैं। लेट अस सी हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प देम। तो बेटा टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन में एक टेस्ट ट्यूब होता है, ओके, और ये टेस्ट ट्यूब का कंडीशन बिल्कुल सिमिलर होता है विद द कंडीशन ऑफ अ यूटेरस ऑफ अ मदर, और उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस जो है वो डेवलप की जाती है। ये फीमेल की सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ओवेरी में से अंडा जा नहीं रहा है, कहाँ पे, ओविडक्ट में। ओके स्टूडेंट, तो इस कंडीशन में टेस्ट ट्यूब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस फीमेल की ओवेरी से एक एग निकालेंगे, दे विल रिमूव अ ओवम, और उस ओवम को वो डाल देंगे कहाँ पे बेटा, टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। उस ओवम को वो टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और उसके पार्टनर से, मतलब ये जो भी फीमेल है उसका जो पार्टनर है, जो दोनों एक साथ में रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसके स्पर्म्स ले लेंगे और उसके स्पर्म्स को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो कंडीशन है टेस्ट ट्यूब का, दिस कंडीशन इज़ वेरी सिमिलर टू द कंडीशन ऑफ अ यूटेरस ऑफ अ मदर, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा था, बिल्कुल नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड की जा रही है। अब होगा ये बेटा कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्योंकि इस फीमेल को और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसका यूटेरस एकदम परफेक्ट था, वो क्या कर सकता था, वो किड को अपने अंदर होल्ड कर सकता था, एम्ब्रियो को होल्ड कर सकता था, बट वो कहाँ पे लैक कर रही थी बेटा, वो लैक कर रही थी क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पा रहा था। तो अब क्या करेंगे डॉक्टर्स, अब आउट ऑफ ऑल दी स्पर्म्स एक स्पर्म जो है वो रह जाएगा और इस ओवम को क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। अब मान लेते हैं हम कि ये दोनों ने फर्टिलाइजेशन किया, फर्टिलाइजेशन करके यहाँ पे बन गया जाइगोट। अब डॉक्टर्स इस जाइगोट को टेस्ट ट्यूब के अंदर दे विल कीप इट फॉर लाइक 7 to 8 days 10 days, पर्टिकुलरली वो वेरी करता है, और फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, डायरेक्टली जाइगोट को फीमेल के यूटेरस में ट्रांसफ़र कर देंगे, और अब जो पूरा जाइगोट से एम्ब्रियोय बनने का प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस इस फीमेल के यूटेरस में होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे क्योंकि फीमेल नेचुरली उसके एग्स जो है वो ओवेरी से ओविडक्ट में नहीं आ पा रहे थे, तो बाय टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन उन्होंने फीमेल के ओवेरी में से एग्स को निकाला, उसको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया, उसके पार्टनर के स्पर्म्स लिए और दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन करा के दोबारा से जाइगोट को फीमेल के यूटेरस में डाल दिया गया। अब पूरा जो एम्ब्रियोय बनने का प्रोसेस है वो सब कुछ फीमेल के यूटेरस में ही होगा। तो ये पहली कंडीशन है बेटा जहाँ पे आपको क्या देखना है कि टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन का यूज़ किया जा रहा है। दिस इज़ फर्स्ट केस, पहले केस जो है जहाँ पे हम टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन को या आईवीएफ को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ बिकॉज दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक एंड यू कैन राइट डाउन एवरीथिंग ऑन योर ओन, सिर्फ आपको कंसेप्ट वाइज समझ में आ जाना चाहिए। तो पहला रीज़न जो है किसी भी कपल के लिए आईवीएफ टेक्नोलॉजी यूज़ करने का इज स्टूडेंट, इफ़ ovum does not come in oviduct for fertilization, then in this process this particular couple can go for a IVF। बेटा ये पहला रीज़न हो गया किसके लिए, IVF सिलेक्ट करने के लिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने के लिए। स्टूडेंट देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में देयर इज़ नथिंग रॉन्ग,
स्पर्म भी उसके ही कपल का था, मेल पार्टनर का था, ओवम उसके फीमेल पार्टनर का है। सिर्फ जो चीज़ ओविडक्ट में होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पा रही थी, उसको सेपरेटली टेस्ट ट्यूब में करा दिया गया। पहले ऐसा भी माना जाता था कि दिस ऑल प्रोसेसेस आर नॉट गुड और देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन दैट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। सिर्फ जो चीज़ इनसाइड द बॉडी होनी चाहिए थे फीमेल के, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, उसी फर्टिलाइजेशन को बाहर करवा के दोबारा से उसी जाइगोट को फीमेल के बॉडी में डाल दिया गया है। ये पहला कंडीशन है बेटा, ये फीमेल के रिस्पेक्ट से है। अगर फीमेल में प्रॉब्लम है तो वी कैन गो फॉर IVF इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। लेकिन इसके बाद बेटा IVF मेल की वजह से भी हो सकता है। अब मान के चलो कोई ऐसा मेल पार्टनर है कपल्स में जिनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्म काउंट जो है, स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत लेस इन नंबर हो रहा है, और उसकी वजह से वी विल सी स्टूडेंट कि फीमेल के ओविडक्ट तक, फीमेल के ओवेरी में, ओवेरी से एग ओविडक्ट में आ रहा है। फीमेल इज़ ऑल परफेक्ट, वो सब कुछ एकदम सही से कर रही है, लेकिन मेल का जो स्पर्म आना चाहिए वो बहुत लेस इन नंबर होने की वजह से बेटा वो कहाँ पे ओविडक्ट तक नहीं पहुँच पा रहा है, और इसकी वजह से कपल्स जो हैं वो अब रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केस में भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का हेल्प लिया जा सकता है। हाउ स्टूडेंट, लेट अस सी नाउ। देखो बेटा, अब हुआ ये है कि मेल जो है वो स्पर्म काउंट बहुत कम कर रहा है, मेल ने जो है उसका स्पर्म प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। तो जो थोड़े बहुत स्पर्म्स आ भी रहे हैं ना, तो वो ओविडक्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ड्यू टू दैट रीज़न फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पे इस प्रोसेस को टेस्ट ट्यूब में किया जाए, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ। टेस्ट ट्यूब में करने का रीज़न क्या है? सबसे पहले देखो बेटा, वजाइना के थ्रू यूटेरस में जाना और फिर यूटेरस से ओविडक्ट में जाना, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और स्पर्म वहाँ तक जाते जाते मेजॉरिटी ऑफ स्पर्म थक जाते हैं और वो रास्ते में ही डीजनरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे इनको एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जाए और इस टेस्ट ट्यूब में ओवम डाल दे, ठीक है बेटा, तो थोड़े से भी स्पर्म्स में से ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई स्पर्म इसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा। मतलब पहले जो स्पर्म को माइल्स वाले डिस्टेंस ट्रैवल करने पड़ रहे थे और जिसकी वजह से वो स्पर्म्स मर जाते थे और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, अब वो करना ही नहीं है। तो क्या किया जाता है, अगर मेल लेस स्पर्म्स काउंट प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, दैट टाइम ऑल्सो कपल कैन गो फॉर IVF, दैट इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाएगा, फीमेल से उसके एग को ले लेंगे और मेल से स्पर्म्स को ले लेंगे। मेल्स से स्पर्म को लेके टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। टेस्ट ट्यूब छोटा सा है एंड देयर इज़ अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी स्टूडेंट कि इस छोटे से टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो हो जाए। तो ये जो इस तरह से भी क्या किया जा सकता है, IVF का यूज़ किया जा सकता है। तो सेकेंड रीज़न जो है बेटा उसमें है लेस स्पर्म काउंट। अगर मेल लेस स्पर्म काउंट बना रहा है तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन वी कैन गो फॉर IVF। अब फीमेल बिल्कुल परफेक्ट थी, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद डॉक्टर ने उस जाइगोट को फिर से दोबारा से फीमेल के यूटेरस में इंसर्ट कर दिया। अब बाकी का जो पूरा चाइल्ड का ग्रोथ होने वाला है उस फीमेल के बॉडी के अंदर ही होगा, और यहाँ पे तुम देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों उसी कपल के हैं, तो वो बच्चा कंप्लीटली उनका ही है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट प्रोसेस ऑल्सो स्टूडेंट्स। अब बेटा हमने देख लिया IVF के दो कंडीशंस देखे। पहला क्या देखा बच्चा, पहला हमने ये देखा कि अगर फीमेल के ओवेरी में से अंडा ओविडक्ट में नहीं आ रहा है
तो इस टाइम पे आईवीएफ की हेल्प लेके फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर करवा के दोबारा से उसको फीमेल बॉडी में डाला जा सकता है। दूसरा कंडीशन हमने देखा बेटा कि अगर मेल स्पर्म्स कम बनाते हैं तो ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है कि स्पर्म्स ओविडक्ट तक पहुँचे ही ना और उससे पहले डीजनरेट हो जाए। तो वो रास्ते को सिंपल करने के लिए हमने फीमेल से एग ले लिया, मेल से स्पर्म ले लिया, फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर हो गया और उसको दोबारा से हमने वहाँ पे डाल दिया। तो ये पूरा प्रोसेस भी इजीली कैरी आउट किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट, अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू सी सरोगेसी। हमने देखो बेटा ये दो कंडीशंस देख लिए, लेस स्पर्म काउंट का भी, एन एग फ्रॉम ओवेरी इज़ अनेबल टू कम इन ओविडक्ट। बट ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जहाँ पे हम देखते हैं उनका यूटेरस इनकैपेबल है किसको होल्ड करने के लिए, जो भी एम्ब्रियोय है उसको होल्ड करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जा सकता है, ऐसे कंडीशन में वी कैन टेक अ हेल्प ऑफ अ सरोगेसी। सरोगेसी में होता ये है बच्चा, सपोज कर लेते हैं हम दो फीमेल्स हैं, फीमेल 1 एंड फीमेल 2, ओके। अब ये दोनों फीमेल्स में ये इसका मेल पार्टनर है और ये इसका फीमेल पार्टनर है, ओके बेटा। ये दोनों जो है ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि ये फीमेल का यूटेरस अनएबल है टू होल्ड द चाइल्ड, शी इज़ इनकैपेबल, और क्योंकि वो इनकैपेबल है बच्चे को होल्ड करने के लिए, प्रेगनेंसी हो रही है 1-2 महीने की और फिर दोबारा से मिसकैरेज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये मेल फीमेल जो है और ये मेल जो है किसी तीसरे पर्सन का, मतलब एक दूसरी फीमेल का हेल्प लेके भी ये प्रोसेस को करवा सकते हैं। अब बेटा सरोगेसी में होता क्या है, सरोगेसी में शुरू का स्टेप बिल्कुल सेम होगा जो आईवीएफ में होता है। मेल से उसका स्पर्म लेंगे, फीमेल से उसका ओवम लेंगे, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। जिस कपल्स को बच्चा चाहिए, जिस कपल को अपना चाइल्ड चाहिए, उस कपल के मेल से स्पर्म लिया जाएगा, फीमेल से उसका ओवम लिया जाएगा, दोनों को टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करा देते हैं। तो जब फीमेल का यूटेरस एकदम कैपेबल था एम्ब्रियोय को होल्ड करने के लिए, तो इसी फीमेल के यूटेरस में क्या किया गया था, उस एम्ब्रियोय को डाल दिया गया ताकि फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। बट बच्चा ऐसे भी कुछ कपल्स होते हैं जिसमें फीमेल की यूटेरस कैपेबल ही नहीं है टू होल्ड द चाइल्ड, एंड दैट केस में ये कपल कोई ऐसे फीमेल को सर्च करेगा जो क्या कर सके, इनके बच्चों को, इन दोनों के बच्चों को अपने यूटेरस में होल्ड कर सके फॉर 9 मंथ, ताकि उसका जो ग्रोथ है बच्चा वो हो जाए। तो एंड दिस काइंड ऑफ प्रोसीजर जहाँ पे आप एक थर्ड पर्सन की हेल्प ले रहे हो, थर्ड पर्सन भी फीमेल है जो आपके बच्चे को होल्ड कर रही है अपने यूटेरस में, उसे हम क्या बोलते हैं, सरोगेसी बोलते हैं। तो ये जो है ये उस बच्चे की सरोगेट मदर होगी, और ये जिसका ओवम है वो उसकी बायोलॉजिकल मदर होगी। बायोलॉजिकल मदर इन द सेंस जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो तो इसी फीमेल के हैं, लेकिन ये फीमेल ने क्या किया है, ये फीमेल ने उसे होल्ड किया है अपने यूटेरस में फॉर 9 मंथ। तो ये जो है ये सरोगेट मदर है, और ये फीमेल जो है वो उसकी बायोलॉजिकल मदर होगी। इस तरह से सरोगेसी के भी हेल्प से कुछ कपल्स जो है जो रिप्रोडक्शन में नेचुरली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी लास्ट टाइप ऑफ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड दैट इज़ स्पर्म बैंक। अभी हमने ये बात करी कि कुछ ऐसे मेल्स हैं जिनके बॉडी में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, राइट बच्चा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे भी मेल होते हैं जिनके बॉडी में बिल्कुल ही स्पर्म नहीं बनता है। मतलब 2 कपल्स हैं, वी विल टेक एन एग्जाम्पल हियर। We have 2 couples, we have 1 couple, उसमें भी हमारे पास एक मेल है और एक फीमेल है, ओके स्टूडेंट। फीमेल इज़ परफेक्टली फाइन, सब कुछ उसके बॉडी में एकदम परफेक्ट चल रहा है,
इन द सेंस कि वो हर महीने ओवेरी में से उसके ओविडक्ट में एग आ रहा है, उसका यूटेरस भी बिल्कुल परफेक्ट है, वो चाइल्ड को होल्ड कर सकता है 9 मंथ के लिए। लेकिन उसका जो पार्टनर है मेल, उसकी प्रॉब्लम है कि वो स्पर्म्स को ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। नो स्पर्म प्रोडक्शन। बेटा स्पर्म प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा है, मतलब कम की बात नहीं कर रहे, स्पर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में तो आईवीएफ भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आईवीएफ करने के लिए आपको स्पर्म्स की तो ज़रूरत है ना। विदाउट मेल गैमेट तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और ना ही तुम सरोगेसी के लिए, ऑब्वियसली नथिंग इज़ पॉसिबल जब तक कि फर्टिलाइजेशन मतलब मेल और फीमेल गैमेट नहीं मिल जाते। तो ऐसे कपल्स के लिए एक नई टेक्नोलॉजी आई है जिसको हम स्पर्म बैंक बोलते हैं। आप सब ने ब्लड बैंक के बारे में सुना होगा। ब्लड बैंक में लोग ब्लड डोनेट करते हैं और वो ब्लड्स को स्टोर किया जाता है सो दैट अगर कोई रिक्वायर्ड है तो उसे टाइम पे जो है ब्लड मिल जाए। बिल्कुल उसी तरह से स्पर्म बैंक इज़ ऑल्सो देयर, जहाँ पे ऐसे कपल्स जो स्पर्म्स बना सकते हैं, लाइक नॉर्मल कपल्स के लिए स्पर्म प्रोडक्शन नॉर्मल मेल्स के लिए इज़ नथिंग। वो एक सिंगल इजैकुलेशन में 300 मिलियन स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं बेटा। तो यहाँ पे यू विल सी कि जब एक फीमेल जो नहीं, जिसको जो परफेक्टली फाइन है लेकिन मेल जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो अब जैसे ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक में आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह से कपल्स जो है मेल जो है वो अपने स्पर्म्स को डोनेट कर सकते हैं और स्पर्म बैंक क्या करते हैं, उसे स्टोर करके रखते हैं और जब कोई नीडफुल कपल जाता है तो वहाँ से वो स्पर्म्स ले सकते हैं। बट ये पूरा प्रोसीजर करते वक्त स्पर्म किस कपल ने डोनेट किया है इसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, मतलब ये ओपनली बताया नहीं जाता है और ना ही उस जिसने स्पर्म डोनेट किया है उसको बताया जाएगा कि उसके स्पर्म्स किस फीमेल ने या किस कपल ने लेके गए हैं। और इस केस में देखोगे बेटा आप, तो यहाँ पे एक डिफरेंस है। यहाँ पे फीमेल का तो जेनेटिक मटेरियल मिल रहा है लेकिन ये जो मेल है उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं जा रहा है एम्ब्रियो के अंदर, वो जेनेटिक मटेरियल उसका जाएगा जिसका स्पर्म है। बट आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो ये सारी चीज़ों के लिए, तो इसकी वजह से क्या किया जाता है, ये चीज़ को डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है कि किसका स्पर्म था और कौन उसे लेके गया है। आर यू क्लियर विद दिस स्टूडेंट? बेटा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सबसे पहले आपको आईवीएफ समझना है। फिर अब इसके बाद क्या होगा, इसका अभी देखो बेटा, अगर तुम स्पर्म बैंक से स्पर्म्स ले भी आओ तो नेचुरली तो वो फीमेल बॉडी में इजैकुलेट नहीं होगा ना, यहाँ पे भी आपको आईवीएफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो स्पर्म बैंक से जो आप स्पर्म लाया है आपने वहाँ से, और फिर आपको फीमेल के ओवम से क्या करना पड़ेगा, फीमेल के ओवेरी से ओवम निकाल के फर्टिलाइजेशन करवा के फिर आपको कहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, दोबारा से फीमेल बॉडी में इंसर्ट करना पड़ेगा। दिस होल प्रोसीजर। तो 3 तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसमें आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ये समझना आईवीएफ, क्योंकि आईवीएफ जो है वो तीनों में कहीं ना कहीं तो आ ही रहा है किसी भी स्टेप में। आप सरोगेसी में भी आपको आईवीएफ की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेस स्पर्म काउंट के केस में या नो स्पर्म काउंट के केस में भी यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ सरोगेसी। आई होप स्टूडेंट दिस पॉइंट इज क्लियर। बेटा आईवीएफ में क्या होता है, आईवीएफ में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होना चाहिए था, उस फर्टिलाइजेशन को ओविडक्ट में ना करवा के हम कहाँ पे करवा रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं। बिकॉज ड्यू टू सर्टेन कंडीशन फीमेल जो है वो ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। दोबारा से अगर हमने फीमेल के ही बॉडी में डाल दिया तो इट्स फाइन, और अगर दूसरी फीमेल के बॉडी में डाल दिया तो वो सरोगेसी हो गया। अब ऐसे कपल जहाँ पे उनका मेल जो है वो बिल्कुल भी स्पर्म नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है तो देन वी कॉल इट एज अ, तो उस कंडीशन में स्पर्म बैंक की हेल्प लेनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड होता है। इसके अंदर आईवीएफ है, इसके अंदर सरोगेसी है एंड इसके अंदर आपने देखा है स्पर्म बैंक। Now student, we are going to talk about another topic and that is known as a twins। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं,
ऐसे ट्विन्स होते हैं जो पूरी तरह से सिमिलर होते हैं, दोनों एक दूसरे जैसे होते हैं, कि इतने सेम होते हैं कि इवन वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई, हम पता भी नहीं लगा पाते हैं कि वो कौन है, दोनों में कौन कौन है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी ट्विन्स होते हैं बच्चा जहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो भले ही साथ में सेम डेट पे सेम टाइम पे पैदा हुए हैं, बट सेम होने के बावजूद उसके अंदर डिसिमिलैरिटी होती है, वो एक जैसे नहीं दिखते, एक मेल है तो दूसरा फीमेल है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्विन्स। ओके स्टूडेंट, तो जब हम ट्विन्स के बारे में बात करेंगे, वी आर अगेन गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फीमेल। ओके, अब होता ये है बच्चा, यूजुअल कंडीशन में, ज़्यादातर नॉर्मल केसेस में हर महीने फीमेल के बॉडी में एक ओवम जो है वो आता है ओविडक्ट के अंदर, और उसी टाइम पे स्पर्म्स अगर फीमेल बॉडी में आते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बन जाएगा, राइट। ये हम चीज़ सुन चुके हैं बार बार। अब बेटा ट्विन्स दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम लोग वो टाइप देखते हैं एंड देन वी विल रिलेट कि कौन से कंडीशन में कौन से ट्विन्स होते हैं। ट्विन्स आर ऑफ टू टाइप। वन इज नोन एज अ monozygotic twins and another one is known as a dizygotic twins। इस तरह से हमारे पास दो ट्विन्स हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स एंड डाइजाइगोटिक ट्विन्स। ट्विन्स है क्या एक्चुअली? दो ऐसे एम्ब्रियॉयज जो साइमल्टेनियसली एक ही एम्ब्रियॉय में डेवलप हुए हैं एक ही टाइम पे, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्विन्स बोलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स की। देखो बच्चा, हमने बोला फीमेल के बॉडी में ओके वी ओनली नीड ओविडक्ट। ये ओविडक्ट में एक एग आया और यहाँ पे फिर आ गया स्पर्म्स, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन होके बन गया जाइगोट। यहाँ पे बन गया जाइगोट। अब बेटा ये जाइगोट ओविडक्ट में क्या करता है? 7 दिन तक के रहता है और फिर धीरे बाद में वो कहाँ पे पुल हो जाता है? वो आ जाता है यूटेरस में। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं उनमें क्या होता है बेटा? ये एक ही मेल गैमेट, मतलब ये एक ही जेनेटिक मटेरियल से बने हैं, बट यूटेरस में आने से पहले इनकी बॉडी जो है ये सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब सेम एक ही स्पर्म, एक ही ओवम था, एक ही स्पर्म था, दोनों फर्टिलाइज हुए, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए और डिवाइड होने की वजह से अब इंस्टेड ऑफ 1 एम्ब्रियॉय 2 एम्ब्रियॉय बन गए और अब ये दोनों अलग अलग ग्रो करने लगते हैं और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बोलते हैं। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में क्या हो रहा है? मोनोजाइगोटिक ट्विन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियॉय। सबसे पहले इट is formed from single embryo। एक ही एम्ब्रियॉय से दोनों बने हुए हैं। ओके मतलब एक ही स्पर्म, एक ओवम था और एक ही स्पर्म था और दोनों ने फर्टिलाइज किया, जाइगोट बने और फिर ये जाइगोट 2 हिस्से में डिवाइड हो गया और दोनों अलग अलग ग्रो करने लगे। दिस इज़ नोन एज अ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स में सेम जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि ये एक ही स्पर्म और ओवम से बने हैं तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा स्टूडेंट वो कम्प्लीटली सेम होगा। अब सेम जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से ये लुक वाइज कम्प्लीटली आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से। इनके आईज, इनके बाल इतने आइडेंटिकल होते हैं कि इवन वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देम। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं तो दे आर कम्प्लीटली
आइडेंटिकल टू ईच अदर, पूरी तरह से आइडेंटिकल होते हैं। और एक चीज़ बेटा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम सेक्स, अगर फीमेल है तो दोनों के दोनों फीमेल होंगी, मेल है तो दोनों के दोनों फीमेल होंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में यू विल नॉट सी अ कंडीशन जहाँ पे मेल और फीमेल, एक मेल हो और एक फीमेल हो, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। बेटा पहली कंडीशन किसकी बोली है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एम्ब्रियो। After fertilization, embryo gets divided into two parts and then they grow as an individual embryo, and that is known as a monozygotic twins. सेम जेनेटिक मटेरियल होता है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज ये सिंगल एम्ब्रियो से बने हैं, कम्प्लीटली आइडेंटिकल होते हैं एंड देयर सेक्स इज ऑल्सो सेम। अब हमें बात करनी है बेटा डाइजाइगोटिक ट्विंस के बारे में। तुमने ऐसे भी कुछ ट्विंस को देखा होगा जो सेम टाइम पे बर्थ हुआ उनका, दे आर कम्प्लीटली आइडेंटिकल बट दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो वो क्या कंडीशन होती है? लेट अस टॉक अबाउट दैट। अब बेटा देखो, होता तो ये है यूजुअल केसेस में इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि फीमेल हर महीने एक ओविडक्ट में एग भेजेगी, राइट। लेकिन कभी कभी सम टाइम व्हाट हैपन, फीमेल जो है राइट वाले ओवेरी से भी एक एग भेज देती है और लेफ्ट वाले ओवेरी से भी एक एग भेज देती है ओविडक्ट में। दिस हैपन्स एंड दिस हैपन्स लाइक कभी कभार ऐसा जब होता है और एग्जैक्टली उसी टाइम पे अगर इजैकुलेशन हुआ, स्पर्म्स यहाँ पे भी चले गए और स्पर्म्स यहाँ पे भी चले गए, तो ये अलग से फर्टिलाइज हो गया और ये भी अलग से फर्टिलाइज हो गया, राइट स्टूडेंट्स। जब दोनों का फर्टिलाइजेशन अलग अलग हुआ है, अगर आप देखोगे तो इनका जेनेटिक, ये अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ, इसका भी ओवम अलग था, ये स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ, इसका भी ओवम अलग था। दोनों ने, यहाँ पे तुम ये बोल सकते हो डाइजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू डिफरेंट एम्ब्रियोइज। ये दो डिफरेंट एम्ब्रियोइज से बन रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल भी सेम नहीं है, इस स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल अलग है, इस स्पर्म का अलग है, दोनों ओवम का अलग है। जेनेटिक मटेरियल इज़ डिफरेंट, इनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम नहीं है। और ये आइडेंटिकल होते भी हैं बट दे आर नॉट कम्प्लीटली आइडेंटिकल, दे आर नॉट कम्प्लीटली आइडेंटिकल। और यहाँ पे बच्चा सेक्सेस सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मतलब दोनों फीमेल हो सकती हैं। मे बी ये स्पर्म जो है ये एक्स क्रोमोसोम का था, ये भी स्पर्म एक्स क्रोमोसोम का था, और जो फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों केसेस में क्या हो जाएगी, लड़कियां ही होंगी, फीमेल होगी। बट अगर ये एक्स का है और एक ये वाई का है, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ एक्स के साथ, यहाँ पे फीमेल आ जाएगी, और यहाँ पे एक हुआ एक्स वाई के साथ, यहाँ पे मेल आ जाएगा। तो ये भी फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया, सेक्सेस मे बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट। यहाँ पे सेक्सेस कैन बी सेम और डिफर, या तो फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं इन अ डाइजाइगोटिक ट्विंस। बेटा डाइजाइगोटिक ट्विंस में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, मतलब डाइजाइगोटिक ट्विंस में कॉम्प्लिकेशन नहीं होते इन द सेंस क्योंकि दोनों अलग अलग स्पर्म से बने हैं, दोनों अलग अलग ओवम से बने हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम नहीं है। लेकिन मोनोजाइगोटिक ट्विंस वहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लाइक क्योंकि ये एक ही एम्ब्रियो से बने हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है पूरी बॉडी तो सेपरेट हो जाती है, हैंड लेग्स एंड एवरीथिंग आर ग्रोइंग सेपरेटली बट दे हैव
अटैचमेंट, इनका कोई बॉडी पार्ट अटैच रह जाता है, जैसे किसी का सर अटैच रह गया, किसी के हाथ अटैच रह गए, किसी के बैक्स अटैच रह गए, तो इस कंडीशंस में थोड़ा सा मोनोजाइगोटिक ट्विंस कॉम्प्लिकेटेड होता है। तुम लोगों ने ऐसे केसेस देखे भी होंगे, सामने से नहीं, बट इन द न्यूज़ और मूवीज़ फॉर श्योर यू हैव सीन। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में समटाइम इट हैपन्स whole body parts get separated but one or two organs are common. For an example, कभी ऐसे केसेस होते हैं दो अलग अलग बच्चे बट उनका कॉमन हार्ट है, सो दे आर अटैच फ्रॉम द एब्डोमेन, समटाइम दे आर अटैच फ्रॉम द हैंड साइड, उनका हेड अटैच होता है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो होता है बेटा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट स्टूडेंट्स। तो अभी हमने देख लिया मोनोजाइगोटिक ट्विंस और डाइजाइगोटिक ट्विंस, ये सिंगल एम्ब्रियोय से बने हैं, ये डिफरेंट एम्ब्रियोय से बने हैं। यहाँ पे अगर हम देखें जेनेटिक मटेरियल सेम है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है। हियर they are completely identical to each other, इतने आइडेंटिकल होते हैं कि we cannot easily identify them, हम रेक्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे क्या होते हैं, ये आइडेंटिकल नहीं होते हैं, थोड़े बहुत आइडेंटिकल भी हो सकते हैं बट दे आर नॉट कम्प्लीटली आइडेंटिकल। सेक्सेस आर सेम, इफ़ वन इज़ अ गर्ल देन बोथ हैज़ टू बी अ गर्ल, दोनों को फीमेल होना ही है, मेल है तो दोनों मेल होंगे। बट जब डाइजाइगोटिक ट्विंस की बात करें, क्योंकि स्पर्म्स दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसा भी हो सकता है दोनों मेल हो जाए, दोनों फीमेल हो जाए, एक मेल हो जाए या एक फीमेल हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने क्या देखा है, हमने ट्विंस के बारे में बात कर ली। नाउ ट्विंस के बाद वी हैव अ लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज नोन एज अ reproductive health. So student, we all know what is health, the state of being mentally, physically well-being, socially strong होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, we call it as a health. In our country if we talk about, तो reproductive health के बारे में awareness थोड़ी कम है, like people usually don't talk about this topic. For an example, we all know that in female menstrual cycle is very common, वो हर महीने आता है और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल हैज़ टू डू एवरीथिंग। बट क्या होता है, ड्यू टू द शाइनेस एंड मैनी थिंग, वो ये सारी चीज़ें किसी को बता नहीं पाती हैं और वो इतना ज़्यादा उसका केयर भी नहीं करते। लाइक देयर इज़ नो प्रॉपर यूज़ ऑफ अ सैनिटरी पैड्स। अभी भी हम रूरल एरियाज़ में देखेंगे तो वी विल सी दैट दे आर यूजिंग क्लोथ्स विच आर क्वाइट अनहाइजीनिक। तो in that condition there has to be a reproductive awareness, and it is also very important students, because reproductive health is also important. There are also some diseases which are caused if reproductive health, if your reproductive parts are not healthy. Even in case of males we can see that there are also many diseases which can be caused if reproductive health is not taken into consideration. Spiles, gonorrhea, all these are a very common disease which are caused due to the unhygienicness. So student, it is also very important, along being with healthy and physically strong, mentally strong, you have to always keep yourself also healthy. Reproductive health should be not neglected. Proper use of a sanitary pad, there should be also an awareness among people, like there is nothing to shy about it, because it happens with every female and it is very common. So talking about menstrual cycle and talking about menstrual cycle is very important. Use of sanitary pad instead of clothes, being hygiene is very good. Okay students, so that's all for in this lecture, where we have completed our life process in living organism part 2. We will talk about exercise and what kind of question can come in your exams in our next lecture, where we will be discussing what kind of question can be framed from this chapter. We will talk about exercise and we will see what are the possibilities, कौन से figures आपको पूछे जा सकते हैं, what are the important point that you have to remember. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स.